गरीब बहू का मिट्टी का गर्मी का जुगाड़। आप आ गए, बड़ी देर लगा दी आने में, सुबह के गए हुए हैं। क्या हुआ, कहीं बनी बात? आज भी कहीं बात नहीं बनी। जिन खरीदार के पास में गया था वो हमारी जमीन खरीदने को तो तैयार हैं, लेकिन दाम बहुत कम दे रहे हैं। उतने पैसों में तो हम मुश्किल से 3-4 महीने ही गुजारा चला पाएंगे। आपने तो इतने लोगों से बात की थी, क्या कोई भी हमारे जमीन के दाम सही नहीं दे रहा है? अरे कोई बंजर जमीन क्यों ही खरीदना चाहेगा। 2 साल पहले तक हमारी जमीन कितनी उपजाऊ थी, हरी भरी थी, खेती करके हमारा कितना अच्छा गुजारा चल रहा था। लेकिन 2 साल पहले उस भयानक गर्मी में हमसे सब कुछ छीन लिया, पूरी जमीन सूख गई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा क्या होगा? मैं भी कब तक मिट्टी के बर्तन बेचकर गुजारा चलाऊंगी? बच्चों की पढ़ाई है, घर का खर्चा है, सब कैसे होगा विनोद? एक तो ना हमारी जमीन बिक रही है और ना मुझे कहीं ढंग का काम मिल रहा है। जब से विनोद सेजल की जमीन बंजर पड़ गई थी, तब से सेजल अपने हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें बाजारों में बेचती। हर दिन की तरह सेजल बर्तन बनाने के लिए जैसे ही मिट्टी लेने के लिए जाती है। ये क्या, यहाँ तो अब काफी कम मिट्टी रह गई है। आधे से ज्यादा कुम्हार यहीं से मिट्टी लेकर जाते हैं। अगर ये मिट्टी भी खत्म हो गई तो मैं बर्तन कैसे बनाऊंगी? मुश्किल से हफ्ते भर ही गुजरा था। सेजल हमेशा की तरह आज जब मिट्टी लेने के लिए जाती है और देखती है कि सारी मिट्टी खत्म हो चुकी है। हे भगवान, क्या सारी मिट्टी खत्म हो गई? अब मैं बिना मिट्टी के बर्तन कैसे बनाऊंगी? सेजल ने मिट्टी के बर्तन बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे जोड़े थे उससे हफ्ता भर तो ठीक ठाक गुजर जाता है। लेकिन अब घर में एक पैसा नहीं था और राशन भी लगभग खत्म होने को आ गया था। ये क्या सेजल, कल भी तुमने खिचड़ी बनाई थी और आज भी खिचड़ी। सब्जी वगैरह नहीं है क्या घर में? तुम तो जानती हो ना कि चावल से मेरा पेट नहीं भरता। तो क्या करूं विनोद, घर में पैसे भी तो नहीं है, सब्जी लाने के लिए आटा तो नाम का भी नहीं है। डब्बे में बस थोड़ी बहुत दाल और चावल बचे हुए हैं, न जाने ये भी कब तक चलेंगे। माँ बाबा आप लोग परेशान मत हो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं खूब पैसे कमाऊंगा और रोज रोज आपको अच्छा खाना खिलाऊंगा। हाँ बाबा, माँ मैं भी बहुत पैसे कमाऊंगी। साक्षी और अंकित की बातें सुन विनोद सेजल की आंखें भर आती हैं और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। आज सेजल कुछ नई जगह पर मिट्टी के बर्तन बनाने वाली मिट्टी देखने के लिए जाती है। यहाँ आस पास तो कहीं पर भी ऐसी मिट्टी नहीं है जिससे मैं बर्तन बना सकूं। कुछ ज्यादा ही गीली है तो कुछ ज्यादा ही कंकर भरी। क्या करूं मैं? सेजल परेशान होकर कड़ी धूप में घर लौट रही थी कि तभी उसे पेड़ के नीचे बैठी एक बूढ़ी औरत आवाज लगाती है। उस बूढ़ी औरत की आवाज को सुनकर सेजल उसके पास जाती है। जी अम्मा, आपने बुलाया मुझे? बेटिया थोड़ा पानी होगा तुम्हारे पास? गर्मी से चक्कर आ रहे हैं, गला भी सूख सा गया है। हाँ अम्मा, रुकिए। सेजल अपने झोले से एक पानी की बोतल निकालती है और उस बूढ़ी अम्मा को पीने के लिए देती है। बेटिया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ खाने के लिए भी होगा तुम्हारे पास? 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। सेजल के झोले में खुद के खाने के लिए थोड़े से चावल होते हैं जिसे वो उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए दे देती है और खुद भी थोड़ी देर पेड़ की छांव में बैठ जाती है। अपने घर के हालातों को देखकर सेजल के चेहरे पर काफी परेशानी होती है, जिसे देख वो बूढ़ी अम्मा। क्या हुआ बिटिया, कुछ परेशान लग रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? उस बूढ़ी अम्मा के पूछने पर सेजल उसे सारी बात बताती है। क्या तुम मुझे अपना बंजर खेत दिखा सकती हो? लेकिन अम्मा, आप उस जमीन को देखकर क्या करेंगी? वो तो पूरी तरह से बंजर है। हाँ लेकिन बस मुझे तुम्हारी उस जमीन को देखना है। सेजल उस बूढ़ी अम्मा को अपनी जमीन दिखाने के लिए ले जाती है। थोड़ी देर में दोनों उस बंजर जमीन के पास पहुंच जाते हैं। अम्मा, यही है हमारी बंजर जमीन। इसके बंजर पड़ते ही सब कुछ बर्बाद हो गया। बिटिया परेशान मत हो, आज जैसा है जरूरी नहीं कल भी हमारा वैसा ही हो। सब ठीक होगा बिटिया। इतनी दूर से चलकर आई हूँ, थोड़ा पानी तो पिला दो। सेजल जैसे ही पानी लेकर बाहर आती है तो देखती है कि वो बूढ़ी अम्मा अब वहां नहीं है। ये अम्मा कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। आसपास सेजल काफी देर तक उस बूढ़ी अम्मा को ढूंढती है, लेकिन कहीं पर भी सेजल को वो बूढ़ी अम्मा नहीं मिलती और सेजल वापस अपने घर आ जाती है। ऐसे ही एक दिन खत्म होता है और अगला दिन शुरू होता है। सेजल और विनोद जैसे ही सुबह घर के बाहर अपने आंगन की तरफ आते हैं तो अपनी उस बंजर जमीन को देखकर काफी हैरान होते हैं। जो इस जमीन बिल्कुल सूखी पड़ी थी, अब वो जमीन मिट्टी से भर चुकी थी, किसी उपजाऊ जमीन की तरह। ये क्या जी, कल तक तो हमारी जमीन बिल्कुल सूख कर बंजर हो गई थी और आज ये कितनी उपजाऊ लग रही है। ये एक रात में क्या हुआ? लगता है ये भगवान का करिश्मा है सेजल।
अब हम दोबारा से खेती शुरू कर सकते हैं। विनोद ज्यादा देरी न करते हुए खेती शुरू कर देता है, तो वहीं सेजल भी उसकी मदद करती है। दोनों बच्चे इस जमीन की मिट्टी से खेलने के लिए खिलौने बनाते हैं और खिलौने के सूखने के बाद उनसे काफी देर तक खेलते हैं। तभी साक्षी से खिलौने छूटकर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन मिट्टी का होने के बावजूद भी वो खिलौना नहीं टूटता, जिसे देख ये क्या, मुझे तो लगा कि मेरी गुड़िया टूट जाएगी, लेकिन ये तो टूटी ही नहीं। क्या हुआ बच्चों? माँ, साक्षी के हाथ से ये मिट्टी की गुड़िया नीचे छूट कर गिर गई, लेकिन ये तो टूटी ही नहीं। ऐसे कैसे नहीं टूटी? मिट्टी के बर्तन तो नीचे गिरते ही टूट जाते हैं, तो ये गुड़िया कैसे नहीं टूटी? और ये तो साधारण मिट्टी है। सेजल को यह बात काफी अजीब लगती है, लेकिन सेजल ज्यादा ध्यान नहीं देती। ऐसी रात होती है और सब खाना खाकर सो जाते हैं। सेजल गहरी नींद में थी कि तभी उसे उस बूढ़ी औरत का एक सपना आता है, जिसमें सेजल से वो कहती है, सेजल बिटिया, अब तुम्हारी जमीन की मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं रही है। इस मिट्टी से तुम जो चाहे बना सकती हो। सेजल सुबह उठकर इस सपने के बारे में सोचती है और अब न चाहते हुए भी सेजल अपने खेत की मिट्टी से फ्रिज बनाती है, जो बिल्कुल किसी असली फ्रिज की तरह काम करता है, जिसे देख सेजल और विनोद दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। मुझे तो लगता है कि वो बूढ़ी औरत किसी देवी माता का रूप थी। उनके कदम पड़ते ही हमारी बंजर जमीन उपजाऊ हो गई, और सिर्फ यही नहीं, यहाँ तक कि अब हम अपनी जमीन की मिट्टी से जो चाहे बना सकते हैं। ये मिट्टी का फ्रिज बिल्कुल असली फ्रिज की तरह काम कर रहा है। अरे, अब हमारे घर में जिस भी चीज की कमी है हम वो सब बनाएंगे। आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ली। सेजल और विनोद मिलकर सबसे पहले घर में जरूरत वाली चीजों को बनाते हैं, जैसे ढेर सारी मिट्टी के बर्तन, बेड, टेबल, कुर्सी, यहाँ तक कि सेजल और विनोद एक मिट्टी का फर्राटेदार पंखा भी बनाते हैं, जो किसी एसी से भी ज्यादा ठंडी हवा दे रहा होता है। पहले तो मुझे गर्मी में बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी, लेकिन अब तो इस पंखे के सामने आराम से सोऊंगा। मिट्टी की चीजों में सबसे अच्छी चीज बनाई हुई हमारा ये पंखा ही है, जो कि बिना चीजों के तो हम लोग गुजारा ही कर रहे थे, लेकिन बिना पंखे इस गर्मी में गुजारा करना काफी मुश्किल था। अपनी जरूरत के लिए तो हमने काफी कुछ बना लिया, अब रोजगार के लिए बनाते हैं। सेजल अब उन मिट्टी से तरह तरह के बर्तन, बोतल और मटके वगैरह बनाती है और उन्हें बाजार में ले जाकर बेचती है। जादुई मिट्टी होने की वजह से उन मिट्टी के बने बर्तनों में घंटे तक खाना रखने से भी खराब नहीं होता, तो वहीं बोतल और मटके का पानी तो फ्रिज के पानी को भी टक्कर दे रहा था। मिट्टी के बर्तन तो सही है तुम्हारे पास, लेकिन इसमें दही वगैरह तो अच्छे से जम जाएगा ना। पिछली बार जिस बर्तन वाले के पास से मैंने दही जमाने के लिए हांडी ली थी, उसमें तो मेरा दही कुछ देर में फट गया था। अरे मैडम जी, आप बेफिक्र होकर ले जाइए। हमारे मिट्टी के बर्तन काफी अच्छे होते हैं और सालों साल चलते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो पैसे बाद में दे दीजिएगा। अरे बहन जी, ले जाइए इनके यहाँ से मिट्टी के बर्तन। 2 दिन पहले मैंने यहाँ से मिट्टी के कुछ बर्तन और मटका लेकर गई थी। मटके में पानी भरते ही पानी इतना ठंडा, पूछो मत भाई। मैंने तो अब फ्रिज ही बंद कर दिया। ऊपर से इनकी मिट्टी के बर्तन इतने अच्छे हैं, उसमें रखा हुआ सुबह का खाना रात में इंसान खा सकता है। अब तो मैं फ्रिज कम इस्तेमाल करती हूँ। अगर ऐसे ही रहा तो बिजली की कितनी बचत होगी। जो भी एक बार सेजल से उसके बनाए हुए मिट्टी के बर्तन वगैरह खरीदता तो वो दोबारा जरूर आता, जिससे अब पूरे बाजार में सेजल के बर्तन काफी फेमस हो जाते हैं और अब हर कोई उससे ही मिट्टी के बर्तन खरीदता है, जिससे सेजल का रोजगार बढ़ता है और उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होती है। सेजल, बेचने के लिए तो हमारे पास अभी काफी सारे बर्तन हैं, तो तुम ये और बर्तन और ये छोटे छोटे मिट्टी के फ्रिज किसके लिए बना रही हो? उन लोगों के लिए जो ये सब कुछ खरीद नहीं सकते। अब हम तो इस गर्मी में ठंडा पानी पीकर, ठंडी हवा खाकर आराम से गुजारा कर रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ जरूरतमंद लोग इन चीजों के लिए भी तरसते हैं। ये सब मैं जरूरतमंद लोगों को दे दूंगी ताकि उन्हें भी गर्मी से राहत मिल सके। सेजल इसी तरह उस मिट्टी से बर्तन बनाकर जहां एक तरफ अपने घर के हालातों को ठीक करती, तो वहीं जरूरतमंद लोगों को भी मदद करती। और जैसे जैसे समय गुजरता है, वैसे वैसे सेजल का परिवार अब काफी अच्छी खुशी और अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी जीता है। अरे बाप रे, ये कैसा ससुराल है मेरा। हर चीज यहाँ पर पत्थर की है। मेरी सास के हाथ में रखे ये आरती के थाल, पैरों के नीचे रखा ये कलश, सब कुछ पत्थर का है। ये कैसा ससुराल है मेरा। क्या तपस्या की तरह आप भी हैरान हैं तपस्या का ये पत्थरों से बना ससुराल देखकर? अगर हाँ, तो चलिए मिलकर जानते हैं तपस्या के इस पत्थर के ससुराल के होने के पीछे क्या रहस्य है। ठीक है माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखना। ठीक है बेटा, जा। रोहन अपने घर से पत्थरों के गोदाम पर आता है।
और सर पर पत्थरों की टोकरियां रखकर हर जगह से दूसरी जगह पर रख रहा होता है। तभी वहां पर गोदाम के मालिक की बेटी तपस्या आती है। छोटी मैडम, आप यहाँ क्यों आई हैं? आप जानती तो हैं यहाँ पर पत्थरों का काम होता है, कहीं आपको चोट वोट लग गई तो? गार्ड अंकल, मुझे कुछ नहीं होगा। वैसे यहाँ पर मुझे मेरे पापा ने भेजा है, बोला है साइट पर देखूं कि वर्कर काम कैसा कर रही हैं। तपस्या फोन चलाते चलाते पत्थरों के गोदाम में घुसती है, जहाँ कई क्रेन पत्थरों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रख रहे होते हैं। तपस्या फोन चलाने में इतनी मग्न होती है कि उसे आसपास कुछ दिखाई नहीं देता और वो चलती क्रेन के पास आ जाती है। क्रेन की मशीन जैसे ही पत्थरों के साथ उसे उठाने वाली होती है कि तभी रोहन तपस्या को बचाते हुए वहां से खींचता है और उसके सर पर भी चोट आती है। तपस्या मैडम, आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम्हारे सर से तो खून निकल रहा है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, ऐसी छोटी मोटी चोट तो काम के दौरान हमें लगती रहती है, ये जल्दी ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच रोहन, तुमने अपनी जान की फिक्र न करते हुए मेरी जान बचाई। तुम बहुत अच्छे हो। तपस्या उसी दिन से रोहन को पसंद करने लगी थी और इस दिन के बाद से तपस्या हर दिन साइट पर आना शुरू कर देती है। तपस्या और रोहन की अब बातचीत भी अच्छी खासी होनी शुरू हो जाती है। तभी कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन तपस्या अपने प्यार का इजहार करते हुए रोहन से कहती है, रोहन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलिए ना, क्या बात है? वो रोहन, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मन ही मन तुम्हें प्यार करने लगी हूँ और अब अपनी सारी जिंदगी में तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ, तुम्हारी पत्नी बनकर। तपस्या जी, आप बहुत अच्छी लड़की हैं, मॉडर्न परिवार से हैं और आप मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं, पर आपका और मेरा कोई भविष्य नहीं है। अगर आप मुझसे शादी करती हैं तो आपकी जिंदगी संघर्षनीय हो जाएगी और आपको हर छोटी छोटी चीज के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे दिन देखें। मुझे कोई दिक्कत नहीं है रोहन, और तुम्हारे साथ रहकर मैं हर सिचुएशन को फेस कर सकती हूँ। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। रोहन के इतना समझाने के बाद भी तपस्या अपनी जिद पर अड़ी रहती है, जिसके बाद रोहन पूरी विधि विधान के साथ तपस्या को बहू बनाकर अपने घर लेकर आता है। बहू, अपने सीधे पांव से इस पत्थर के कलश को गिराकर घर के अंदर आओ। तपस्या जैसे ही पत्थर के कलश को पैर से गिराती है, उसके पैर में ठोकर लग जाती है। आई माँ, मेरा पैर इस भारी भरकम पत्थर के कलश को गिराने में तो मेरे पैरों में चोट ही लग गई। वैसे ये पत्थर कुछ जाने पहचाने से लग रही है। कुछ देर बाद तपस्या कमरे के अंदर आती है। रोहन, यहाँ की बनी हर चीज तो पत्थर की है और ये सारे पत्थर तो मेरे पापा की कंपनी के हैं। हाँ तपस्या, तुमने सही कहा, ये सारे पत्थर गोदाम के वेस्टेज पत्थर हैं जो गोदाम में इस्तेमाल नहीं हो रहे थे और इस्तेमाल न होने के कारण मैंने इन्हीं पत्थरों से अपने गरीब परिवार के लिए ये पत्थर का घर तैयार किया है और इस पत्थर के घर की हर एक चीज पत्थर की है। आओ, अब अपने पत्थर के पलंग पर आराम कर लो। तपस्या पत्थर के पलंग पर सोने लगती है कि तभी उसके शरीर की हड्डियां उसे चुभने लगती हैं। हे भगवान, मखमल के गद्दे में सोने वाली मैं, मुझे तो इस पत्थर के बिस्तर पर नींद भी नहीं आ रही है। पत्थर के बिस्तर पर करवट बदलते बदलते तपस्या की सुबह हो जाती है और सुबह नहा धोकर फोन चलाती हुई फ्री माइंड होकर तपस्या रसोई में आती है कि एक बार फिर वो आश्चर्यचकित रह जाती है, क्योंकि पत्थर के घर के साथ साथ उसकी रसोई भी पत्थर की थी, जहाँ सभी चीज पत्थर की थी। पत्थर की अलमारियां, अलमारी पर पत्थर की डिब्बियां, पत्थर का चूल्हा, पत्थर के बर्तन, सिलबट्टा, ओखली, मटके। अरे बाप रे, मैंने तो अपने घर में ऑटोमेटिक चूल्हा कभी नहीं चलाया होगा। यहाँ तो पत्थर के चूल्हे, पत्थर के मटके, पत्थर का सिलबट्टा, ओखली, ना जाने क्या क्या है। इन्हें इस्तेमाल कैसे करते हैं? तभी वहां पर तपस्या की ननंद खुशी आती है और ये सब सुनकर कहती है, भाभी इतनी हैरान मत होइए, क्योंकि यहाँ आपकी तरह मॉडर्न रसोई नहीं है। ये हम गरीबों की पत्थर की रसोई है। यहाँ हर चीज आपको पत्थर का ही मिलेगा। हाँ, वो बात तो ठीक है तुम्हारी, पर मैंने आज तक कभी चूल्हे का इस्तेमाल नहीं किया था, इसीलिए थोड़ा घबरा गई थी। अरे कोई बात नहीं भाभी, मैं आपको बताती हूँ कि पत्थर की रसोई में खाना कैसे बनाया जाता है। नहीं, कोई बात नहीं, मैं बना लूंगी धीरे धीरे। अब तपस्या पत्थर की ओखली को उठाती है। ओह गॉड, ये पत्थर की ओखली कितनी भारी है। अगर ये इतनी भारी है तो पत्थर के यहाँ रखे और सामान उनमें तो इससे भी ज्यादा वजन होगा, मेरा तो दम ही निकल जाएगा। अब तपस्या सिलबट्टे पर मसाला पीसती है और कुछ साबुत मसाले को ओखली में कूटती है।
फिर एक एक करके पत्थर के मसाले के डिब्बों से मसाला चूल्हे पर पक रही सब्जियों के अंदर डालती है। फिर पत्थर के चकले बेलन पर रोटियां बेलती है। धीमी गति से ही सही, पर मैंने अपनी पहली रसोई का खाना इस पत्थर की रसोई में बना लिया है। अब जाती हूँ, सबको परोस देती हूँ। तपस्या खाने को पत्थर के बर्तन में लाकर परोस देती है। तपस्या तुम भी बैठो ना हमारे साथ खाने पर। ये पत्थर का बटरा तो उठ भी नहीं रहा है। रुको 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 तपस्या, मैं करता हूँ, तुमसे नहीं हो पाएगा। तपस्या के बैठने के बाद सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। अरे बहू, खाना तो पूरा पानी की तरह ठंडा हो रहा है। कितनी देर पहले बनाया था ये खाना? माँ जी, खाना तो अपने समय पर ही बन गया था, पर ये पत्थर के बर्तन है ना, इसमें खाना रसोई से यहाँ तक लाते लाते खाना ठंडा हो गया। तो बहू, कल से हाथ थोड़ा तेजी से चलाना, क्योंकि हम लोगों को ठंडा खाना पसंद नहीं है। जी माँ जी। सभी के खाने के बाद तपस्या पत्थरों के बर्तन को धोकर रखती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन तपस्या रसोई में काम कर रही होती है कि तभी उसके हाथ से पत्थर की एक प्लेट छूटकर टूट जाती है। ये कैसी आवाज थी बहू? बोली भाभी, क्या हुआ? ये कैसी आवाज थी? वो माँ जी, वहाँ उस तरफ चूल्हे के पास मुझसे एक पत्थर का प्लेट हाथ से छूटकर टूट गया। क्या आपने पत्थर की प्लेट तोड़ दी? अरे ध्यान कहाँ रहता है भाभी आपका? अरे इतनी दिनों से रह रही हो आप यहाँ, पर अब तो पत्थर के घर में रहकर पत्थरों की चीजों का इस्तेमाल करना आ ही गया होगा ना। आपको पता है कि ये पत्थर ही हमारा गुजर बसर का सहारा है। यहाँ की हर एक चीज हम लोगों की मेहनत लगी है। भैया ना होते तो हमारे पास एक भी चीज ना होती और हम बेघर होते। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बहू, थोड़ा ध्यान से काम किया करो। तू जानती है कि हमारा परिवार गरीब है, एक ही चीज को अरजने में हमें बहुत टाइम लगता है, और ये पत्थर की चीजें बनाना भी इतनी आसान बात नहीं है। जी माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। उस रात तपस्या सबको खाना खिलाने के बाद अपने पत्थर के बिस्तर पर सोती हुई मन में खुद से बातें करती हुई बोली, आज सिर्फ एक छोटे से पत्थर की प्लेट टूटने की वजह से मेरे घर वाले कितना परेशान हो गए। ये सभी चीज देखकर आज मुझे पैसे की वैल्यू पता चल गई है कि गरीब लोगों की जिंदगी कितनी स्ट्रगल फुल होती है। मेरे ससुराल में हर चीज पत्थर की ही है, क्यों ना मैं इन्हीं पत्थरों को यूटिलाइज करके अपने गरीब परिवार की मदद करूं। अगले दिन सुबह तपस्या अपने पति से, सुनो रोहन, आज पत्थरों के गोदाम से वेस्ट पत्थर लेकर आ जाना घर। अब तपस्या के कहने पर रोहन शाम को लौटते वक्त ढेर सारे पत्थर लेकर आता है। भाभी, इतने सारे पत्थरों को क्यों मंगवाया है आपने? आप क्या करोगे इन पत्थरों से? मैं इन पत्थरों पर ड्राइंग करूंगी और होम डेकोरेशन का सामान बनाऊंगी, जिसे बाजार में जाकर रोहन बेचा करेंगे और थोड़ी हमारी मदद हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात सोची है बहू तूने। अगर एक बार बाजार में इन चीजों की कीमत बढ़ गई, फिर तो आमदनी बढ़ती ही रहेगी। अब तपस्या सभी पत्थरों को धोकर कुछ पत्थरों का फ्लावर पॉट बनाकर उसके ऊपर ड्राइंग करती है और बड़े बड़े पत्थरों पर चित्र बनाती है। तपस्या, तुमने तो पत्थरों के छोटे छोटे फ्लावर पॉट पर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग की है। ऊपर से तुम्हारी पत्थरों पर की गई पेंटिंग भी बहुत अच्छी लग रही है। अगले दिन रोहन पत्थरों के फ्लावर पॉट और पत्थरों पर बनी तस्वीरों को लेकर बाजार में बेचने जाता है और पहले ही दिन लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ओह माय गॉड, कितनी सुंदर स्टोन पेंटिंग कर रखी है, मुझे ये चाहिए भैया। ये कितने का है? जी, ये 1000 रुपए की है। धीरे धीरे रोहन के पत्थरों की पेंटिंग के पास भीड़ इकट्ठी हो जाती है और शाम तक मोटी कमाई लेकर रोहन घर आता है। तपस्या, तुम्हारा आइडिया तो काम कर गया और तुम्हारी पेंटिंग भी सबको पसंद आई। तुम्हारे पापा के यहाँ काम करने की बजाय क्यों ना मैं यहीं कर लूं, इससे हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे। जी, इसीलिए ही मैंने ये फैसला लिया था। अब इसी तरह तपस्या स्टोन पेंटिंग करती और रोहन उन्हें बाजार में बेचता। देखते ही देखते रोहन की आमदनी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके बाद तपस्या उन्हीं पैसों से अपना एक सुंदर सा घर बनवाती है और एक छोटा सा शॉप खोलती है, जिसमें वो स्टोन पेंटिंग और पत्थर से बनाए गए होम डेकोरेशन के सामान को बेचने लगती है। आज हमारी बहू की समझदारी से हमारे पास खुद का सुंदर घर है और पत्थरों का अपना व्यापार भी। भगवान ऐसी बहू सबको दे।